हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मीन्स सीक्रेट ऑफ द वर्ड्स के अंदर सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट किया था लेटर लेटर कोडिंग, देन उसके बाद किया था लेटर नंबर कोडिंग। तो अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में हम क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से आपको रिलेट करना है, ओके, या फिर आप कह सकते हो रिप्लेस करना है, ओके। तो वहीं से इसका नाम आया सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स गिवन होंगे, सब्स्टिट्यूशन उनका गिवन होगा, देन वो किसी भी एक वर्ड का कोड पूछ लेगा कि इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, ओके। और 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस इज if mass is called physics, physics is called chemistry, chemistry is called biology, biology is called Sanskrit, in which we study about the human organs, in which we study about the human organs. And options are given to you like this. Option A is physics, option B is Sanskrit, option C is chemistry, and option D is maths. तो अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट किया गया है। आपको बताना है इन वर्ड्स में से कौन से वर्ड में हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में मैथ्स में स्टडी करते हैं नहीं, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में हाँ, बायोलॉजी में करते हैं। सो जो इसका रियल आंसर होगा वो होगा बायोलॉजी। लेकिन आपको इसमें जो आंसर करना होता है वो करना होता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इस वर्ड को क्या कहा गया है वो आपका आंसर होगा। तो बायोलॉजी को किससे सब्स्टिट्यूट किया गया है, बायोलॉजी इज कॉल्ड संस्कृत। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा संस्कृत, नॉट बायोलॉजी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। लाइक दिस आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूट करके, ओके। समझ में आ गया को आपको कैसे करना है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, खाली आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है कि उस वर्ड को किससे सब्स्टिट्यूट किया गया है और वो आपका फाइनल आंसर होगा। So next question on substitution coding is if football is called cricket, cricket is called basketball, is called basketball, basketball is called hockey,
basketball is called hockey. Hockey is called table tennis. In which of the following does the bat use? In which of the following does the bat used? चार ऑप्शन आपको गिवन होंगे। क्रिकेट, हॉकी, सी ऑप्शन इज फुटबॉल एंड डी ऑप्शन इज बास्केटबॉल। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? इसमें पूछा है कि इनमें से किस गेम में बैट का यूज़ होता है। फुटबॉल में होता है? नहीं। क्रिकेट में हाँ होता है, बास्केटबॉल में नहीं होता, हॉकी में नहीं होता, टेबल टेनिस में नहीं होता। सो आपका इस केस में जो आंसर होगा दैट विल बी क्रिकेट। सो लेकिन आपको बताना है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्रिकेट का मतलब क्या, वो आपका आंसर होगा। तो क्रिकेट को किससे रिप्लेस किया है? बास्केटबॉल। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा बास्केटबॉल। क्रिकेट टिक मत करना क्योंकि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपको आंसर बताना होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके बाद इस पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज इफ एयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड green, green is called dust, dust is called yellow, and yellow is called cloud, and yellow is called cloud. Which of the following does fish live in? Then which of the following does fish live in? चार ऑप्शंस की मत रहेंगे आपको। ऑप्शन ए इज एयर, बी इज वाटर, सी इज ग्रीन एंड डी इज डस्ट। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से वर्ड में फिश रह सकती है। तो सो आंसर होगा इसका रियल आंसर वाटर। लेकिन आपको आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आंसर करना होता है। तो वाटर का सब्स्टिट्यूशन क्या है? ग्रीन। सो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा इस केस में? ग्रीन। मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर इन दिस केस। सो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हम आते हैं पजल बेस्ड कोडिंग पे। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पजल बेस्ड कोडिंग। तो पजल बेस्ड कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपसे किसी भी वर्ड का कोड पूछ लेगा। तो ये चीज़ आती है आपके किस में?
पजल बेस्ड कोडिंग में। हो सकता है किसी सेंटेंस को सेंटेंस से रिप्लेस ना करके किसी नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों वैरायटी में इसमें कराऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, तो 1 बाय 1 करते हैं। जैसे इन अ सर्टेन कोड 253 means books are old. Books are old. 546 means 546 means old man gold. Old man gold. And 378 means books and pen. Books and pen. What stand for R in that code? What stands for R in that code? So this is the question, and options are given to you like this: 3, 2, 5 and 6। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना पजल बेस्ड कोडिंग, तो उसमें आपको करना क्या होगा, सिंपल बस कॉमन लेना है आपको और कुछ नहीं करना। तो मैं पहले सारे यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा। 253 का मतलब इसमें गिवन है बुक्स आर ओल्ड। 546 का में मतलब गिवन है ओल्ड मैन गोल्ड। और लास्ट वन इज 378 का मतलब गिवन है बुक्स एंड पेन। तो अब इसमें करना क्या होगा, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन लिया मैंने। सो फर्स्ट 2 लाइंस में कॉमन लिया। आपको इस कॉमन लेने से पहले एक चीज़ और चेक कर लीजिए, 2 का कोड क्या ये सीक्वेंस में गिवन है? तो 2 का कोड बुक्स होना चाहिए अगर सीक्वेंस में गिवन है। तो यहाँ बुक्स के प्लेस पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये चीज़ सीक्वेंस में गिवन नहीं है। और जनरली ये जब भी देता है तो सीक्वेंस में गिवन नहीं देता है, तो हमें ऐसा नहीं मानना कि सीक्वेंस में गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कोड बता दें। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ बुक का कोड फिर तो 2 हो जाता है और यहाँ बुक का कोड क्या है 3, तो सीक्वेंस में तो गिवन नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप कंफर्म कह सकते हो कि इन 3 नंबर का कोड इन तीनों में से एक है, लेकिन किसका कोड क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये कैसे पता करेंगे, हम इनमें कॉमन लेंगे। तो पहले फर्स्ट 2 लाइंस में मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 लाइंस में कॉमन लूँगा तो क्या नंबर कॉमन आ रहा है इधर 5, तो मैंने 5 को सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ एक नंबर कॉमन आया तो ऑफकोर्स इनका करस्पॉन्डिंग कोड भी यहाँ कॉमन आएगा। सो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। सो यहाँ कॉमन आ रहा है ओल्ड, तो इसे भी मैं सर्किल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मुझे पता चल गया कि 5 का कोड क्या है ओल्ड। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन लूँगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है 3। तो इस बार मैं सर्कल से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करूँगा, स्क्वायर से, ताकि मुझे पता रहे किसका कोड क्या है। ओके, सो हर बार अलग अलग फिगर से रिप्रेजेंट कर लो, फिर अगला ट्राइंगल से कर लेना है, कुछ भी मतलब बार लगा के कर लेना, बस डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इन दोनों में कॉमन है 3। ओके, तो इनके करस्पॉन्डिंग कोड में भी एक वर्ड कॉमन आएगा, तो दैट विल बी बुक्स। तो बुक्स को भी मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, बॉक्स के थ्रू। तो कर दिया। तो अब यहाँ बचा हुआ क्या है 2, तो बचे हुए का कोड क्या हो जाएगा, जो यहाँ बचा हुआ है दैट इज आर। तो हमसे क्या पूछा है, आर का कोड ही पूछा था, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 2। सो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे करना। सपोज करो इसने किसी और का कोड पूछा होता, यहाँ पे जैसे आर का पूछा हुआ है, इसने क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे देता है इसके साथ और पूछा होता व्हाट विल बी द कोड फॉर गोल्ड। ओके, तो गोल्ड का कैसे आइडेंटिफाई करते, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्योंकि अभी भी दोनों में कन्फ्यूजन है। मेन गोल्ड में से 4 या 6 है किसी का, लेकिन किसका क्या है वी डोंट नो। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम मेन और गोल्ड में, गोल्ड का अगर कोड पूछा है तो या तो गोल्ड का कोड 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि हम इन दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर गोल्ड का कोड पूछा जाता तो वो ऑप्शन देता
कैन नॉट बी डिटरमाइन देता है या तो, या फिर लिख देता है किसी ऑप्शन में 4 और 6, इस टाइप से ऑप्शन दे देता, या तो 4 होगा या 6 होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हो सकता है इसमें वो आपसे एक और वैरायटी पूछ ले, जैसे मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ लेता कि बताओ व्हाट विल बी द कोड फॉर ओल्ड बुक्स। इसका कोड क्या होता? व्हाट विल बी द कोड फॉर ओल्ड बुक्स। तो इस केस में आपको ओल्ड का पता है क्या है? ओल्ड का क्या है? सर्किल वाला 5, और बुक्स का क्या है? 3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होता? 53। हो सकता है वो ऑप्शन में 53 ना देकर 35 लिख दे, लेकिन इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो आपको। ठीक है? और अगर दोनों ऑप्शन दे देता है, बाय चांस आ जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा, आ जाते तो आप ऊपर वाला टिक करोगे, फिर सीक्वेंस को मैटर कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं देगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, या तो 35 देगा या 53 देगा। ठीक है? तो आप क्योंकि रेंडमली दे सकता है वो फिर, है ना? जैसे इसमें 4 ऑप्शन बना दिए, मैं बना देता हूँ 35, 23, 56, 75। तो क्या आंसर आएगा आपका इसमें? तो इस केस में आपका आंसर होगा ओल्ड बुक्स का जो कोड होगा दैट विल बी 35। समझ में आया कैसे करना है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें एक सेंटेंस को नंबर से रिप्लेस किया गया था, देन कॉमन लेना है। सेम आपको अगर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिप्लेस करेंगे तो उस केस में भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉमन लेना है, देन उसके बाद करस्पॉन्डिंग कोड को आइडेंटिफाई करना है। ओके? कई बार हो सकता है अभी ऑप्शन की हेल्प से भी आप इजीली बता सको। कई बार क्या होता है कोड आपको प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन इस तरह से गिवन है कि आप टिक कर सकते हो, तो आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है? सो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन अ सर्टेन कोड NEEPOTAM means boys are studying. Boys are studying. Me, Tam, Sam means grapes are sour, and ISMPOME means boys eat grapes. आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग is the code for soar in that language। 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, ISM, TAM, me और none of these। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? करने का तरीका क्या रहेगा? प्रोसीजर सेम रहेगा ऐसे करने का भी। सबसे पहले मैं सारे कोड वैसे लिख रहा हूँ लाइन वाइज। इसका मतलब क्या है? बॉयज आर स्टडिंग, मी, टैम, सैम का मतलब है ग्रेप्स आर सोर।
grapes are sour, और ISM PO ME means boys eat grapes। तो ये 3 सेंटेंस को इसे रिप्लेस करके दिया है, तो क्या करना होगा भाई, कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 लाइन में हम कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आ रहा है, आर। तो यहाँ भी क्या कॉमन आएगा इनका करस्पॉन्डिंग कोड, तो देखिए NEE कॉमन है नहीं, PO कॉमन है नहीं, TM कॉमन है, तो ये, तो इससे मुझे पता चल गया आर का कोड क्या है। और फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, PO। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, तो इन दोनों भी एक कॉमन आएगा, दैट इज़ बॉयज़। तो यहाँ जो बचा हुआ है उसका कोड यहाँ जो रह गया है, तो NEE का कोड हो जाएगा स्टडिंग। अब सेकेंड एंड थर्ड में कॉमन लेके देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, तो मी कॉमन आ रहा है। तो अगर मी कॉमन आ रहा है तो ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने मी को। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ग्रेप्स कॉमन है, तो ग्रेप्स को भी ट्राइंगल के अंदर लिख दिया। तो ये SM का मतलब क्या हो जाएगा, सोर, और ISM का मतलब हो जाएगा ईट। तो हर एक वर्ड का आपको कोड पता चल चुका है इस बार। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द कोड फॉर सोर, तो SOUR का कोड जो है वो क्या है, SM। ओके, कोई भी फिगर नहीं है उसके ऊपर, यहाँ भी यही, तो SM कोड हो जाएगा इसका। तो SM कहाँ गिवन है ऑप्शन में, कहीं भी गिवन नहीं है, सो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में आप इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो चाहो तो। कई बार क्या होता है, जैसे शोर का पूछा है खाली और कोई पूछा ही नहीं है, तो हम खाली शोर पे फोकस करेंगे, खाली इन दोनों को कॉमन लिया, इन दोनों लाइन में सबसे पहले कॉमन लेंगे, हो सकता है पहला कॉमन ही शोर का आ जाए, तो उससे पहला भी वर्ड पता चल जाए। सपोज करो आर का पूछा होता है इसमें, व्हाट इज़ द कोड फॉर आर, तो हम क्या करते हैं, आर देखते कहाँ कहाँ पर है, खाली उन 2 लाइन को सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ आर कॉमन आता, तो यहाँ भी इन दोनों में क्या कॉमन आया, TM कॉमन, तो डायरेक्टली पता चल जाता, क्योंकि बाकी सबका निकालना भी नहीं है। तो कई बार पता चल भी जाता है डायरेक्टली, कई बार नहीं भी चलता है। अगर नहीं चलता है तो पूरा कॉमन लो फिर, और अगर चल जाता है पहली स्टेप में ही, तो जो वर्ड गिवन है सबसे पहले वो कॉमन लो, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस टाइप से हमें अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है, इतने ही क्वेश्चन है इसमें। थैंक यू।